Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 26 अगस्त 2021। तो गाइज आज है तारीख 26 अगस्त 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। बट गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली बेसिस पर मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड होता है, लेकिन आज ये सुबह अपलोड नहीं हो पाया था। इनफैक्ट सुबह मैंने बोला था कि इसको दोपहर में अपलोड कर दूंगा, बट यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी इशूज थे, उसकी वजह से मैं पीपीटी ही नहीं बना पा रहा था। तो वो जैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, मैंने पीपीटी क्रिएट करी है फटाफट। अब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी इश्यूज कभी कभी हो जाते हैं, हालांकि मैंने सुबह द हिंदू का वीडियो इधर उधर से मैनेज करके बना दिया था तो वो कवर अप हो गया, लेकिन इसको मैं मैनेज नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर रिकॉर्ड कर आपको ये मिल जाएगा, तो आप इसको आप लोग देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है। लेकिन एक चीज़ और, आपको थोड़ा जो ये पीपीटी वगैरह डिज़ाइन है अलग लग रहा होगा, कल से बिल्कुल सेम हो जाएगा जैसे कि हम लोग पहले भी करते थे। आज कुछ बदलाव करने पड़ गए मुझे, क्योंकि कुछ कनेक्टिविटी इशू से तो मैंने फटाफट यहाँ पर दूसरी स्लाइड चूज़ करी और उसके अंदर मैंने बना डाला है। तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लेना, फिलहाल हमें कॉन्टेंट से लेना देना है, ठीक है। तो कॉन्टेंट यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे अपना जो भी है, फिर उसके बाद कल से जो आपका डेली करंट अफेयर का वीडियो आएगा वो एज इट इज जैसा आपका पहले आ रहा था वो आता रहेगा। तो आज हम पहले आर्टिकल में बात करेंगे क्रेवक क्लास स्टील फ्रिगेट्स के बारे में। फ्रिगेट्स क्या होते हैं जानेंगे। ये अभी क्या हो रहा है कि इंडिया जो है 2023 तक अभी रशिया से 2 फ्रिगेट्स को परचेस करने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा हो रही है, श्री नारायण गुरुजी के बारे में। तो यहाँ पर ये क्यों है न्यूज़ में, इन चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे। देन उसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल अभी हाल ही में चर्चा में आया है। ये क्यों है चर्चा में, क्योंकि अभी इसको शट डाउन कर दिया गया है, तो इसको कब ओपन किया जाएगा आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंदिरा पॉइंट चर्चा में, तो मैं आपको यहाँ पर लोकेशन वाइज बताने वाला हूँ इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। उसके बाद कुछ हमारे पास लेंदी आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट के बारे में चर्चा हुई है, ये क्या है एयरक्राफ्ट, प्लस इसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। देन उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी न्यूज़ में है, तो क्यों है न्यूज़ में देखने वाले हैं। प्लस टेम्पल के बारे में, टेम्पल का स्ट्रक्चर वगैरह और भी वेरियस चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस टाइप के आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले भी यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। देन उसके बाद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सरकार का यहाँ पर प्लान है कि आने वाले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए कमाना, वो कैसे कमाएगी सरकार, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या चीज़ें प्राइवेटाइज होंगी, तो प्राइवेटाइज अगर नहीं होंगी तो क्या होने वाला है, ये सब चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। देन उसके बाद एट द लास्ट हम बात करेंगे ज़ाइकोव डी के बारे में, ये क्यों है चर्चा में, आपको मालूम होगा मैंने द हिंदू के अंदर कवर किया था। आगे बढ़ेंगे तो शॉर्ट न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है क्रेवेक क्लास स्टील फ्रिगेट्स के बारे में। तो अभी क्या है, दो जो ये स्टील फ्रिगेट्स हैं, फ्रिगेट्स क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये जो फ्रिगेट्स है इनको बनाया गया रशिया के द्वारा, अब भारत के अंदर ये डिलीवर कर दिए जाएंगे साल 2023 तक। आपको ध्यान रखना है, तो भारत के अंदर डिलीवर करे जाएंगे, रशिया का स्टेटमेंट है। पहले हम लोग समझेंगे फ्रिगेट्स क्या होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखे होंगे शिप्स हैं बहुत सारे। यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला शिप है ना, इसको बोला जाएगा कॉर्वेट, ठीक है। 3 टाइप्स के शिप हम लोगों को खासकर देखने को मिलते हैं। एक होता है कॉर्वेट, सी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा देखने को मिल जाता है फ्रीगेट, और तीसरा होता है डिस्ट्रॉयर। काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, जो कॉर्वेट होता है ये फ्रीगेट से छोटा होता है, और जो फ्रीगेट होता है ये डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है। तो यहाँ पर फ्रीगेट की हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयर काफ़ी बड़े होते हैं और यहाँ पर एनिमी को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, जैसे कि इसका नाम से यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। हालांकि इन तीनों के अंदर ही वेपन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक जो जो बड़ा होता रहेगा इसकी कैपेबिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पर फ्रीगेट है, और खासकर इसको स्टील फ्रीगेट बोला गया है। इसका मतलब यह है इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये रडार के डिटेक्शन में भी नहीं आएगा, इसको रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये एक खास बात इस फ्रीगेट के अंदर देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन यह है, जो नए फ्रीगेट ले रहे हैं इसके अंदर कुछ और फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 नॉट्स की स्पीड है, प्लस यहाँ पर 4000 टन का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसके अंदर है, और जैसा मैंने आपको बताया स्टील फ्रीगेट है, तो यहाँ पर जो रडार वगैरह है वो उसकी डिटेक्शन नहीं कर पाएगा। दो जो ये शिप हैं इसको हम लोग डायरेक्टली खरीदेंगे रशिया से, और बाकी जो 2 हैं, क्योंकि 4 शिप की डील हुई थी, तो 2 तो हम लोग रशिया से डायरेक्टली खरीद लेंगे 2023 के बीच में, और बाकी जो 2 हैं वो गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है वो बनाएगा। ओके, जो इंडिया का ये जीएसएल है ये बनाएगा, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये एग्रीमेंट साल 2016 के अंदर हुआ था। इंडिया एंड रशिया ने मिलकर एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया था इन 4 फ्रीगेट्स के लिए, जिसमें से 2 हम लोग डायरेक्टली खरीदेंगे और 2 जो है हम लोग अपने आप खुद बनाने वाले हैं, हमारे गोया शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा। ओके, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगली शॉर्ट न्यूज़ बात करता है
श्री नारायण गुरुजी के बारे में तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने श्रद्धांजलि दी है श्री नारायण गुरुजी को इनकी जयंती के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो नारायण गुरुजी यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, और डेथ कब हुई है ये आपको ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पे कुछ डेट बताया गया है। लेकिन ये ध्यान रखना, नारायण गुरुजी एक फिलोसोफर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे भारत के अंदर, और इनका जन्म हुआ था एक फैमिली में जो कि इजवा कास्ट को बिलोंग करती थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म चलाए अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो भी यहाँ पर इनजस्टिस होता था उसके अगेंस्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ठीक, आपको ध्यान रखना है सोशल इक्वालिटी को हमेशा से ही प्रमोट किया है कि सबके अंदर एक समानता होनी चाहिए, सोशली सब लोग इक्वल यहाँ पर देखने चाहिए। उसके बाद इनके द्वारा और भी चीज़ें चलाई गई, फॉर एग्जाम्पल श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग SNDB योगन भी बोलते हैं। ये एक इंडियन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू जी के द्वारा 1903 में। लेकिन इनको गाइडेंस किसने दिया था, इनको गाइडेंस दिया था श्री नारायण गुरु जी ने। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस ये जो SNDP योगम है ना, इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि जो लोग हैं एजवा कम्युनिटी के, जहाँ से यहाँ पर नारायण जी बिलोंग करते थे जिस कम्युनिटी से, तो एजवा कम्युनिटी के लोगों को थोड़ा सा और ऊपर उठाना, स्पिरिचुअली और ऊपर उठाना। और उसके बाद यहाँ पर वाइकोम सत्याग्रह आया। तो वाइकोम सत्याग्रह भी एक सोशल प्रोटेस्ट था, ठीक है। यहाँ पर ये आप कह सकते हो अनटचेबिलिटी जो होती है, या फिर कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, कास्ट को लेकर भेदभाव देखने को मिलता है हिंदू सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पर जो हिंदू सोसाइटी ऑफ केरला था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिला। उस चीज़ को देखते हुए एक सोशल प्रोटेस्ट यहाँ पर चलाया गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो श्री नारायण गुरु जी थे वो भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन उसके बाद इन्होंने लगभग 45 वर्क्स अपने पब्लिश करे हैं, मलयालम में, संस्कृत में, तमिल लैंग्वेजेस में, बहुत कुछ लिखकर उन्होंने पब्लिश किया है। बहुत सारी पोएम्स हैं, स्पिरिचुअल पोएम्स हैं, और भी प्रेयर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि इन्होंने पब्लिश करी हैं। ओके, अगला आर्टिकल बात करता है न्यू इनकम टैक्स पोर्टल के बारे में। तो अभी क्या है, आपको मालूम होगा कि न्यू इनकम टैक्स पोर्टल काफ़ी चर्चा में था। मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू पूरा आर्टिकल क्लियर कर दूंगा। 5 जून की बात है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि देखो एक नया टैक्स पेयर फ्रेंडली ई फाइलिंग पोर्टल है, यानी कि अगर आप लोग को यहाँ पर इनकम टैक्स फाइल करना है तो आप लोग ऑनलाइन बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिकली इसको फाइल कर सकते हो। तो उसी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली ई फाइल पोर्टल को लॉन्च किया गया था, इसको अनाउंस किया। फिर 7 जून को क्या हुआ, इस पोर्टल को डेवलप किया किसने, इन्फोसिस ने। आई होप आपने इन्फोसिस का नाम सुना होगा। तो इन्फोसिस ने जो है इसको डेवलप किया था 7 जून को। फिर 8 जून को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, प्रॉब्लम्स को नोटिस किया। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने यहाँ पर इन्फोसिस से बोला, इनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नंदन नीलेकनी, इनसे बोला कि देखो आपको इंश्योर करना होगा जो टैक्स पेयर हैं उनको दिक्कत ना हो, टैक्स पेयर परेशानी में ना आए, और आपको उस बेसिस पर अपना ये पोर्टल बनाना होगा, ठीक है, पोर्टल को डेवलप करना होगा, ठीक है। 8 जून तक ये बात हो गई। अब बनते बनते क्या हुआ, अगस्त 21 और अगस्त 22 की डेट आई। तो जो पोर्टल है एक तरीके से इसको शट डाउन कर दिया गया, काफ़ी टाइम के लिए बंद कर दिया गया। और आप कह सकते हो कि इसको शट डाउन करने के बाद यहाँ पर बोला गया ये प्लान्ड मेंटेनेंस है, ठीक है। यहाँ पर मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पर इसको एक तरीके से शट डाउन किया है। लेकिन आप कह सकते हो पहले तो प्लान्ड मेंटेनेंस बोला, लेकिन बाद में इसको इमरजेंसी मेंटेनेंस बोल दिया गया, ठीक है। इस चीज़ की वजह से आप कह सकते हो जो इनको एक तरीके से समन भी किया गया। साथ ही साथ जो निर्मला सीतारमन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो इस मतलब इस जो ये भी चीज़ें इन सबसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी रही, डिसअपॉइंट रही। उसके बाद 23 अगस्त आया तो मिनिस्ट्री ने 15 सितंबर की लास्ट डेडलाइन सेट कर रखी है, यानी कि आने वाला जो सितंबर है 15 सितंबर लास्ट डेडलाइन है, इस पोर्टल को फिक्स कर दिया जाएगा। जो भी दिक्कतें इस पोर्टल के अंदर वो सब 15 सितंबर तक सब कुछ फिक्स हो जाएंगी। उसके बाद ये जो पोर्टल है अच्छी तरीके से चलने लगेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर ध्यान देना है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर लोकेशन के बारे में चर्चा हो रही है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है मैं आपको एक्जैक्टली बता देता हूँ, ये आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी। छोटे छोटे आर्टिकल्स मैंने लिए हैं आज, ठीक है। तो कल से जो वीडियो आएगा आपको वापस से जैसा आता था वैसे ही आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से मैंने जो भी आर्टिकल्स काफ़ी हद तक ये डिटेल में भी थे, शॉर्ट में भी थे, मैंने काफ़ी हद तक शॉर्ट में जो मेन बुलेट पॉइंट्स है वही निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे बात करी गई इंदिरा पॉइंट के बारे में। तो इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया टेरिटरी, यानी भारत का अगर हम बात करें साउथ साइड में नीचे की साइड जो यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलेगा उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये एक गांव है इंदिरा पॉइंट, कहाँ पर, निकोबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है अंडमान निकोबार का, वहाँ पर एक गाँव है इंदिरा पॉइंट करके नाम का। तो आपको ध्यान रखना है ये लोकेटेड है ग्रेट निकोबार तहसील के अंदर। ये जो पॉइंट बताया गया है ना इंदिरा पॉइंट, इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता था या फिर पार्सन्स पॉइंट भी बोला जाता था। अब यहाँ पर ये जो विलेज है इसका जो नेम है इंदिरा पॉइंट, ये कैसे पड़ा, तो जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इन्हीं के नाम पर आप कह सकते हो इंदिरा पॉइंट इस जगह का नाम पड़ा है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था लोकल लाइट हाउस लगभग 19 फरवरी 1984 के अंदर, ठीक है। तो ऑफिशियल रीनेमिंग सेरेमनी हुई 10 अक्टूबर 1985 में। उसके बाद ही क्या हुआ, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट नाम रखा गया। तो आपको ध्यान रखना है
इंदिरा पॉइंट किस बेसिस पर रखा गया है, इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथ साथ गलतिया नेशनल पार्क हो गया और जो लाइट हाउस हो गया यहाँ पर, ये मेजर अट्रैक्शंस है, लोग यहाँ पर घूमने जाएंगे इसी चीज़ की वजह से। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है प्लस लाइट हाउस भी है, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ नजर आता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे। तो इकोनॉमी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा हो रही है हिंदुस्तान 228 सिविल एयरक्राफ्ट के बारे में। तो हाल ही में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसने यहाँ पर एक सक्सेसफुली ग्राउंड रन चलाया। एक तरीके से जो लो स्पीड टैक्सी ट्रायल है कमर्शियल एयरक्राफ्ट का, वो यहाँ पर इन्होंने रन कर लिया है। हिंदुस्तान 22 एयरक्राफ्ट, यहाँ पर आप ये एयरक्राफ्ट देख पा रहे होंगे, इस टाइप का यहाँ पर एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने लो स्पीड टैक्सी ट्रायल जो एयरक्राफ्ट है उसको सक्सेसफुली ग्राउंड रन किया है। तो आपको ध्यान रखना है, सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। इसको नाम दिया गया है हिंदुस्तान 228, यानी कि DO228 भी बोला गया है। तो यहाँ पर इसको बनाने वाला कौन है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये एक बिल्डिंग सिविल एयरक्राफ्ट है। इसने क्या करा, उड़ान स्कीम को प्रमोट किया है। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो इस स्कीम को प्रमोट किया है और यहाँ पर हमारी सरकार का मकसद ये है कि लगभग 1000 नए एयर रूट्स बनाए जाएं प्लस 1000 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएं इस स्कीम के अंडर में। ये स्कीम एग्जैक्टली क्या है मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूँ। बट अभी जो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये एक पब्लिक सेक्टर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपको ध्यान रखना है, एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है, एयरक्राफ्ट बनाता है और इसने अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी प्रोड्यूस किए हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूस करता भी है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वगैरह भी ये बनाता है। अब ये हिंदुस्तान 22 एयरक्राफ्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो 19 सीटर यानी कि 19 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं 228 में। ये एक पहला अटेम्प्ट है इंडिया के अंदर जिन्होंने एक छोटा सा सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया। तो सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के पीछे एक छोटा सा स्टेप उठाया है। इससे पहले हमारे पास एक 14 सीटर सरस एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसको भी डेवलप किया गया था। बट अभी यहाँ पर किसके ऊपर काम चल रहा है, इसके हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट के ऊपर काम चल रहा है। हाउएवर जो ये NAL है, NAL क्या है, तो वह है नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी। इन्होंने यहाँ पर बताया कि अभी ये लोग सरस MK2 पर भी वर्क करेंगे। अभी यहाँ पर क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। 228 एयरक्राफ्ट इसको प्रोड्यूस किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और यहाँ पर उड़ान स्कीम के अंदर इसको एक तरीके से प्रोड्यूस किया गया और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो लगभग 6200 kg यानी 6200 किलो यहाँ पर बताया गया है। इतना इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि मल्टी रोल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी, उसका VIP ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एयर एम्बुलेंस, फ्लाइट इंस्पेक्शन रूल्स, क्लाउड सीडिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, पैरा जंपिंग वाली सिचुएशन, ठीक है, पैरा जंपिंग की एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएंगी, एरियल सर्विलेंस, फोटोग्राफी, रिमोट सेंसिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद इसकी जो मैक्सिमम क्रूज स्पीड होने वाली है वो है 428 किलोमीटर पर आवर की और यहाँ पर जो रेंज होने वाली है 700 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट क्या है इसके बारे में समझ लेना। साथ ही साथ उड़ान स्कीम क्या है इसके बारे में समझेंगे क्योंकि उड़ान स्कीम के अंदर में ही इसको प्रोड्यूस किया गया। तो उड़े देश का आम नागरिक, ये जो स्कीम है ना, इसको लॉन्च किया गया था एज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बना सकेंगे। जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं उनको यहाँ पर एक एसेंशियल एलिमेंट की तरह देखा जाएगा, ठीक है। छोटे मोटे एयरक्राफ्ट्स को भी यहाँ पर लाया जाएगा जिससे जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। जो लोग हैं वो एक तरीके से जो आम नागरिक हैं वो इधर से उधर यहाँ पर फ्लाइट कर सकेंगे। देखो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी फ्लाइट है यानी कि उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके। मतलब जो आम नागरिक है वो आराम से पैसा खर्च कर यहाँ पर फ्लाइट के अंदर बैठ सके, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाने की बात करी गई है। तो यहाँ पर ये जो फ्लाई है ये अफोर्डेबल बन जाएगी कॉमन मैन के लिए इस उड़ान स्कीम के लिए। तो अंदर आपको ध्यान रखना है, ये जो स्कीम है इसका मेन फोकस ये है कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं हमारी कंट्री के, ठीक है, वहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ाना। और ये स्कीम जो है आने वाले 10 साल के ऑपरेशनल होने वाली है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, खासकर आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आर्ट एंड कल्चर आता है GS पेपर 1 के अंदर। यहाँ पे बात हो रही है शंकराचार्य टेम्पल के बारे में। तो हाल ही में एज पर द एज गोल्ड ट्रेडिशन यहाँ पे बोला गया है कि एक यहाँ पे एक तरीके से एंशियंट शंकराचार्य टेम्पल है, उसके बारे में जानेंगे। अभी यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो क्या है। तो यहाँ पर शंकराचार्य टेम्पल को हम लोग ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं या फिर पास पहाड़ बाय बुद्धिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर जो पर्शियन और ज्यूज़ हैं, इस पर्शियन और ज्यूज़ इसको बागी सुलेमान बोलते हैं और दी गार्डन ऑफ किंग सोलोमन बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और इस टेम्पल के अंदर जो पर्शियन इंस्क्रिप्शंस है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक टॉप ऑफ द शंकराचार्य हिल पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है शंकराचार्य टेम्पल शंकराचार्य हिल पर
ही सबसे ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ पर है? जबरवन माउंटेन रेंज श्रीनगर के अंदर, यानी कश्मीर में आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाएगा। ये टेम्पल बहुत ज़्यादा पुराना है। बोला जाता है टेम्पल इज कंसिडर एज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर घाटी का सबसे पुराना मंदिर ये शंकराचार्य मंदिर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कौन से भगवान देखने को मिलते हैं? तो ये जो टेम्पल है ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिव जी को, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो टेम्पल है लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर हम बात करें श्रीनगर के प्लेन से। तो उसके बाद ये जो टेम्पल है लगभग 200 BC पुराना है, ऐसा यहाँ पे बोला गया, और इसको एक तरीके से विजिट किया गया था आदि शंकर जी के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी टेम्पल को इनका नाम दे दिया गया शंकराचार्य, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पर जाना जाता है ये शंकराचार्य टेम्पल, और आपको नाम से याद रखना है शंकराचार्य मतलब शंकर जी। तो यहाँ पर लॉर्ड शिव जी को ही ये टेम्पल डेडिकेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे शंकराचार्य जी के बारे में। तो इनको जाना जाता था एज अ आदि शंकर, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कलाड़ी केरला के अंदर 788 CE के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो उन्होंने प्रोपाउंड किया डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैती चलाया, ठीक है। बहुत सारी कमेंट्रीज वगैरह लिखी थी इन्होंने वैदिक के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उसके बाद जो है भगवत गीता इन संस्कृत यहाँ पर लिखा है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने इनके और भी बहुत सारे काम थे, जैसे कि ब्रह्मसूत्र भस्या, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको यहाँ पर बोला गया, एक कमेंट्री लिखी इन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर। साथ ही साथ भज गोविंद स्तोत्र और निर्वाणा शतकम, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके मेजर वर्क हैं। प्लस इन्होंने और भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि जो हिंदुइज्म है भारत के अंदर उसको वापस से जीवित किया है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने 4 मठ भी एस्टेब्लिश करे थे इंडिया के 4 कॉर्नर में, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं टेम्पल के बारे में, खासकर आपको यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी आता है आपका जीएस पेपर 3 के अंदर, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर चर्चा हो रही है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। तो अभी हाल ही में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च कर दिया है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है? यहाँ पे सरकार का गोल है कि आने वाले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए हमारी गवर्नमेंट कमा सके। वो कैसे कमाएगी? तो आपको ध्यान से यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो वर्ड है नेशनल मोनेटाइजेशन, ठीक है, तो एक तरफ हो गया मोनेटाइजेशन और दूसरा तरफ हो गया डीमोनेटाइजेशन। 2 वर्ड होते हैं। डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है? पैसे को खत्म करना। फॉर एग्जांपल जब डीमोनेटाइजेशन लास्ट बार किया गया था 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे, पैसे खत्म कर देना। लेकिन मोनेटाइजेशन का क्या है? पैसे को बनाना। तो पैसे को यहाँ पे सरकार बना रही है, इसी वजह से यहाँ पर इसको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बोला है। अब सरकार पैसा कैसे बनाएगी? यहाँ पे गवर्नमेंट ने फोकस ये किया है कि जो भी यहाँ पे सरकारी एसेट्स होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट एसेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो गई, गवर्नमेंट का लैंड हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट की रोड्स हो गए, गवर्नमेंट की हाईवेज हो गए, और भी बहुत सारे सेक्टर लिख देता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सरकार के अंडर में आती है। तो सरकार क्या करेगी? इनको लीज पर दे देगी, किराए पर दे देगी। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। तो आप कहोगे तो प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा? नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो ओनरशिप है वो अभी गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। सरकार ओनरशिप अभी भी रखेगी, लेकिन क्या होगा? ओनरशिप रखने के बाद कुछ टाइम के लिए प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थमा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लो गवर्नमेंट का एक हाईवे है, ठीक है। अब हाईवे यहां पर बोला गया एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी से कि आप लोग इस हाईवे को खरीद लो, लेकिन कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब यहाँ पर किसी भी एसेट को बेचा जाएगा, ध्यान रखना, एक टाइम पीरियड के लिए किसी एसेट को बेचा जाएगा, तो उसको यहाँ पर बोला गया है। जब एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग एसेट को बेचेंगी गवर्नमेंट, तो उसका यहाँ पर फोकस है कि उससे पैसा कमाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार क्या करेगी? उससे कुछ ना कुछ अमाउंट जनरेट कर लेगी, ठीक है। अब जब यहाँ पर सरकार ने बोला कि चलो भाई 10 साल के लिए हम इस वाले हाईवे को इस प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे रहे हैं, इसके बदले में हमें 5000 करोड़ रुपए दे दो। सरकार ने, प्राइवेट सेक्टर ने तय कर लिया, चलो सही है, 5000 करोड़ रुपए हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे, प्लस जो आगे 10 साल के लिए क्या होगा, वो इस हाईवे को ओन करेगा, उस हाईवे पे वो सारा काम कर सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है? उस हाईवे पे सारा काम कर सकती है। मतलब अब हाईवे जो है पूरा अंडर में इनके है, जो टोल टैक्सेस हो गए वो लोग ये गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और बिजनेसेस ओपन करने हो गए, या फिर कुछ मॉल्स वगैरह जनरेट करने हो गए, तो वहाँ से जो प्राइवेट सेक्टर है वो रेवेन्यू अपना जनरेट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई कि सरकार जो है कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने एसेट बेच देगा प्राइवेट सेक्टर को। ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए बेच दिया जाएगा, वो प्राइवेटाइजेशन पूरा कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़े से समय के लिए यहाँ पर ये चीज़ बेची जाएंगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड को ही यहाँ पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का नाम दिया गया है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला आर्टिकल ज़ाइकोव डी के बारे में चर्चा करता है। तो जाइडस सेडेला, इसको रिसीव, यहाँ पर इसको एक अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। अब यहाँ पर ये ज़ाइकोव डी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक तरीके से बच्चों के लिए वैक्सीन लाई गई है। लगभग जो 12 साल के
18 साल तक के बच्चे हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। निडललेस वैक्सीन है और लगभग आप कह सकते हो इसके अंदर 3 डोजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इसका एक अप्रूवल मिला है, तो आगे ये वापस से चर्चा में आएगा तो डिटेल में देखेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो ज़ैकॉव-डी के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक और वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। अभी वैसे इंडिया के अंदर 3 वैक्सीन पॉपुलरली देखने को मिल जाएंगी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और तीसरी स्पुतनिक 5। ओके, तो ये है छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और मुझे पता है हाँ वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कि प्रेजेंटेशन वगैरह हमारा कुछ नया सा हो गया ना, तो दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कल से वो वापस से ही आपका जैसा पहले चल रहा था वैसा रहेगा। ठीक है, आज मुझे कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी मतलब कुछ नहीं बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं, उस वजह से मैंने यहाँ पर पीपीटीज वगैरह जैसी मिली मुझे मैंने रेडी कर दिया। ओके, नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइस आप लोगों को सब अच्छे से क्लियर हो गया है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।